हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में समझा था। चलिए आज एक नए क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जान सकते हैं, या तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें इम्पोर्टेंस मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, हम लोगों ने आगे देखा था कि देर मस्ट बी टू पार्टीज टू एन एग्रीमेंट या तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं तो उसके अंदर दो पार्टीज होती है। अब ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब भी हम करते हैं तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कैसी होनी चाहिए ऑफर? बिना शर्त के, तभी हम जाके ऑफर कर सकते हैं और सामने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट कर सकता है। सो एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। सो ये है पहला पॉइंट हमारा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज लीगल रिलेशनशिप। अब लीगल रिलेशनशिप क्या है? अगेन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। जब भी हम एग्रीमेंट करते हैं तो उसके अंदर दो पार्टीज की रिक्वायरमेंट होती रहती है, लेकिन लीगल रिलेशनशिप कब क्रिएट होगा? ठीक है, उसका इंटेंशन मस्ट बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, सी फॉर एग्जाम्पल अ कप ऑफ टी एट अ फ्रेंड्स होम इज अ सोशल एग्रीमेंट। मैं अगर मेरे फ्रेंड के वहाँ पे घर पे चाय पीने अगर जाता हूँ तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? सोशल एग्रीमेंट। उसको हम लीगल नहीं बोल सकते। क्लियर? थर्ड वन जो है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन। नाउ कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इज रिटन। जब भी हम एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। मतलब कि when both the parties give something and get something in return, that is called as lawful consideration. अब ये कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन नीड नॉट नेसेसरी बी इन कैश और काइंड। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब ये लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। जब भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसका एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए? इलीगल। जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा नहीं होना चाहिए? इलीगल नहीं होना चाहिए। दूसरा, इमोरल नहीं होना चाहिए, और ऑपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के कोई भी अपोज में नहीं होना चाहिए। सो if an agreement suffer from any illegal flow it would not be enforceable by law, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। एग्रीमेंट अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो उसके अंदर ज़रूरी है दो पार्टीज होना। ठीक है, सो एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज एट द एज ऑफ मेजोरिटी। क्या होना ज़रूरी है? मेजोरिटी। मतलब कि उसकी आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा है साउंड माइंड, ही इज ऑफ साउंड माइंड। कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड। और तीसरा है ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फ्री कंसेंट। अब ये फ्री कंसेंट क्या है? कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी दबाव या वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट ऑफ द पार्टी टू द एग्रीमेंट। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। हम कब कह सकते हैं कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन। किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। जब भी आप एग्रीमेंट या तो कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसके ऊपर कभी भी दबाव नहीं होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वॉइड एग्रीमेंट। आगे हमने देखा था कि वॉइड एंड वैलिड दोनों डिफरेंस है। वैलिड एग्रीमेंट जो है वो क्या है कि हम लीगली जो भी कानून के तहत जो भी हम काम कर रहे हैं वो उसके हिताबिक कर रहे हैं। और वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है विच इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय, उसके अंदर कोई भी लीगली वर्क नहीं हो सकता। एंड एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट। तो ये क्या हो गया? वॉइड एग्रीमेंट which is not enforceable by law. So a void agreement does not create any legal rights. कोई भी legal rights create नहीं हो सकते। Say for example any agreement without consideration is a void agreement.
हमें आगे पता है कि कंसिडरेशन इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अगर सामने से कुछ नहीं मिलता है देन वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये क्या है, परफॉर्मेंस, सी जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, असर्टेन है, ठीक है, वो चीज़ हम वॉइड कहलाएंगे, मतलब कि वो हमारा वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल, वेर ए एग्री विथ बी टू पुट लाइफ इन टू बीज डेड वाइफ, द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इज इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्या हुआ कि ए एग्री हो रहा है बी की वाइफ जो है, जो उसकी वाइफ डेड हो चुके हैं, सो उसके अंदर लाइफ एंटर करना चाहता है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। सो ये एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, एंड दैट इज इट इज इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा, लीगल फॉर्मालिटीज, सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़, कॉन्ट्रैक्ट मे बी बाय वर्ड्स और मे बी इन रिटर्न। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, या तो रिटर्न के अंदर होना ज़रूरी है। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लीज और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। सो वहाँ पर सच एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, जो भी है वो राइटिंग में होना जरूरी, या तो फिर अटेस्टेड एंड रजिस्टर्ड इफ सो रिक्वायर्ड बाय लॉ के जरिए ये हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन हम जानते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम के अंदर आता है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सी यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट और ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। चलो बच्चों ये समझते हैं कि ये कैसे होता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट ये हम कहते हैं, तो हमें आगे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब कि हम जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एग्रीमेंट कानून के नज़रिए से कैसा है, वैलिड है, मतलब कि एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ लॉ, मतलब कि लीगल रिलेशनशिप वहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि लीगली हम काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सो हम कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। क्यों, फिर से एक बार समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, मतलब कि जो भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो कैसा हो रहा है, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ, मतलब कि लीगल कानून के नज़रिए से जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एग्रीमेंट कैसा है, लीगली है, जिसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब आते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सी एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जितने भी सारे एग्रीमेंट्स हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एग्रीमेंट मतलब कि क्या है, एग्रीमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो भी हम प्रपोजल रख रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कि सारी की सारी जो ऑफर है वो हम एक्सेप्ट करें, लेकिन कहीं पर वो कानून की नज़र में वो वैलिड नहीं है, मतलब कि वो वॉइड भी हो सकता है, क्योंकि जो भी हम ऑफर कर रहे हैं, शायद जो भी हम प्रपोजल अगर रख रहे हैं अगर एक्सेप्ट नहीं होती है तो वहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं हुआ है कि ये वैलिड ऑफर है, राइट। लेकिन हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कि वहाँ पर लीगली कोई रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तभी हम जाके कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम प्रपोजल रख रहे हैं उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एग्रीमेंट। लेकिन कई पर हम वो भी देखते हैं कि इंटेंशन कई बार लीगली नहीं होता है, ठीक है, तो वो हमारा कोई सोशल रिलेशनशिप वहाँ पे शायद क्रिएट होता है, तो वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। दैट्स वाई वी कैन सी दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सी वन एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे एक्स ने इनवाइट किया वाई को डिनर पे और वाई ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है, देन इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट, दोनों फ्रेंड्स हैं, तो वो वहाँ पर जो एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है वो क्या एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है, सोशली, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि चलो मान लेते हैं कि वाई, एक्स ने जो इनवाइट किया हुआ था और वाई वहाँ पर पहुँचता है, फिर एक्स मना कर देता है कि नहीं भाई आज मुझे बाहर जाना है, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोशल
एग्रीमेंट, कोई लीगल एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं है, तो ये है एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक्स ने वाई को कार सेल करने के लिए बुलाए, तो बताया कि परसों शाम 4 बजे आपको ये कार मेरी मिल जाएगी। जब भी परसों वो आता है वाई और एक्स को बोलता है कि मुझे कार देनी है, एग्रीमेंट हो चुका है लीगली, ठीक है। जैसे ही पैसे मिल जाते हैं वो चाबी उसको कार की वाई को दे देंगे। तो ये जो एग्रीमेंट जो हो रहा है उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सो वहाँ पर लीगली जो भी है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ के तहत, मतलब कानून के नज़रिए में ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। तो ये था दोस्तों, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस contract as an agreement enforceable by law. Thus, there are two essential elements in a law of contract, that is an agreement and enforceable by law. Thank you.